प्रधानमंत्री की हुई वो G7 की साइडलाइंस मीटिंग थी, यानी जापान में एक बार और उसके बाद हुई अभी हालिया जो G7 की बैठक संपन्न हुई इटली में, यानी कि वो साइडलाइन बैठक थी। तो उस लिहाज से देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आमतौर पर यूक्रेन ने एक दूसरे का समर्थन किया है और यूक्रेन से जुड़े संघर्षों के मामले में भारत ने घनिष्ठ संबंधों के कारण एक तटस्थ रुख हमेशा से अपना कर रखा। तो भारत और यूक्रेन ने रक्षा क्षेत्रों में भी सहयोग दिया, क्योंकि यूक्रेन ने भारत को कई सैन्य उपकरण है उसकी सप्लाई की है और खास तौर पर भारतीय सैन्य विमान और जो टैंकीकरण है वो इसमें शामिल है। इस लिहाज से भारत के कई जो छात्र हैं बड़ी संख्या में वो पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। खास तौर पर जिस तरह से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन एक लोकप्रिय जगह है जहां पर भारतीय छात्र जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों देशों के संबंधों को महत्व देने के लिए और खास तौर पर क्या एक अलग लीडरशिप के लिहाज से जब दोनों नेता मिलेंगे तो कूटनीतिक स्ट्रेटेजिक रूप से किस तरह का वक्तव्य साझा तौर पर सामने आता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार ये बात सामने है कि प्रधानमंत्री कई फोरम्स पर कह चुके हैं कि आज का जो सिनेरियो है, जो दृष्टिकोण है या जो परिदृश्य है वो युद्ध का नहीं बुद्ध का है और कुछ भी हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डायलॉग और डिप्लोमेसी एक अहम रामबाण है, ना कि रणभूमि। इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो यात्रा है यूक्रेन की ये बहुत अहम मानी जा रही है और प्रधानमंत्री ने जून में इटली के अपुलिया शहर में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था जिसका जिक्र मैं अभी आपसे कर रही थी, इससे इतर यानी कि इसकी साइडलाइंस पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की थी और उसने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बताया था कि कैसे भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए जो तमाम साधन हैं, बातचीत और शांति का रास्ता संवाद और कूटनीति से जारी रखना चाहिए और यूक्रेन संघर्ष के समाधान खोजने के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण है। तो ये तमाम जो मसले हैं, ये तमाम जो बातें हैं वो इस पूरी यात्रा की अगर हम बात करें, इस दौरे की बात करें तो फोकस पॉइंट रहने वाला है और कैसे वो साझा हित लोकहित के साथ आगे बढ़ेंगी ये अहम सवाल है, क्योंकि युद्ध को लेकर किस तरह का संदेश या साझा वक्तव्य आता है इस पर तो सबकी निगाहें हैं ही, लेकिन कैसे दोनों देश एक दूसरे के लिए आर्थिक सबलता प्रदान करेंगे, क्योंकि खास तौर पर डिफेंस प्रोडक्शन और एग्रेरियन इकोनॉमी को लेकर दोनों देश ये देखना होगा और कृषि खास तौर पर, क्योंकि मैंने आपको बताया, और फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य और शिक्षा और रक्षा, यानी ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनमें हम मान सकते हैं कि भारत यूक्रेन संबंधों के संपूर्ण आयाम केंद्रित हैं। दो देशों को आगे बढ़ाने के लिए जिन क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर ये क्षेत्र है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स का हमने जिक्र किया, स्वास्थ्य की हमने बात की, शिक्षा जिसमें खासतौर पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए छात्र जाते हैं, रक्षा, डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर लगातार ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को कैसे भारत लाया जाए और यूक्रेन इस वक्त उसे भी जरूरत है और कैसे वो सक्षम बनाएगा इस पर रहेगी नजर। और कृषि क्षेत्र में, क्योंकि जब ग्रेन प्रोडक्शन की बात होती है तो यूक्रेन बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑल ओवर वर्ल्ड को। हम जब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि जो वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, आप समझिए, उसमें यूक्रेन 4000 से ज्यादा लोगों को और उन लोगों की भूख शांत करनी है। तो किस लिहाज से जब हम मध्य यूरोप की बात करते हैं वहां पर तमाम इकोनॉमीज में यूक्रेन, पोलैंड, इनका जो योगदान है वो कितना अहम हो जाता है, ये बहुत ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि